नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे 5 ऐसे रिजल्ट्स की बात जो कि अभी तक के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और जो भी रिजल्ट्स अभी तक आए हैं ये उनमें से कुछ 5 ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा है और साथ ही साथ इनका प्राइस मोमेंटम भी स्टॉक्स का काफ़ी अच्छा है। तो इन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल के शॉर्टलिस्ट करके फर्दर एनालिसिस के लिए देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे कोई भी जो बात की जाएगी किसी भी स्टॉक की वो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा, वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए ताकि आपके लिए एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स लेके आ सकें हम, जिसको आप फर्दर स्टडी करने के लिए अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकें कि अगर आपको इनमें से कुछ अच्छा स्टॉक लग रहा है आप उसे ले सकते हैं, अगर आपको नहीं लग रहा है आप उसे नहीं लें। यहाँ पे कोई भी बात जो मैं बोलूँगा वो कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। और साथ ही साथ इसके अलावा हमने 10 और रिजल्ट्स भी कवर किए हैं अपनी लास्ट 2 वीडियोज़ में, 5 और 5 रिजल्ट्स करके आप वो भी जाके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो ताकि आपके पास 10 से 15 नाम हो जाएँ जिसमें कि आप अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, आपको कुछ समझ आ रहा है तो आप उसको फर्दर एनालिसिस कर सकें और अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप उसमें से ले भी सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पे इसी तरह का कंटेंट लाता रहूँगा जिससे कि आपकी स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी थोड़ी ईज़ी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक का फ़िल्ट्रेशन हमने किस तरह से किया है इस वीडियो में, जो भी हमने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो किस बेस पे किए हैं और किस बेस पे हमने रिजेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले तो मिनिमम 15% रेवेन्यू और पैट ग्रोथ होना चाहिए स्टॉक में। अगर ऐसा नहीं है तो हमने उस स्टॉक को इसमें कंसिडर नहीं किया है। उसके बाद आरओसी और आरओई कम से कम 10 से 12% होना चाहिए। अगर उससे नीचे है तो हमने उस स्टॉक को सेलेक्ट नहीं किया है। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो प्रेफरेबली 1 से नीचे होना चाहिए, यानी कि अगर ₹100 का डेट है तो ₹100 की इक्विटी भी हो। लेकिन इसमें एक ऐसा नाम है जिसमें थोड़ा-सा डेट हाई है लेकिन उसमें ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसकी बात करेंगे कि उसको हमने क्यों इस वीडियो में रखा है। तो उसके बाद फिर अगर हम देखें रिजेक्ट हमने क्या किया है, और स्पेशली एक और बात डेट टू इक्विटी रेशियो में हमने बैंक और एनबीएफसीज में, अगर हमने कोई सपोज एनबीएफसी लास्ट वीक हमने मास फाइनेंशियल को एनालाइज किया था, मास फाइनेंशियल को लाइक इसमें रखा था अच्छे रिजल्ट्स में, तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 3 से ऊपर था, तो उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते डेट टू इक्विटी रेशियो में। तो वो हमने देखा है, क्योंकि अगर कोई बैंक और एनबीएफसी है उसका डेट टू इक्विटी रेशियो जनरली हाई ही रहता है, तभी वो आगे लैंड कर सकता है और तभी वो पैसा बना सकता है। तो इसलिए वो उस तरह के स्टॉक्स हमने इसमें एक्सक्लूड किए हैं। उसके बाद अगर हम रिजेक्शन क्राइटेरिया देखें, क्योंकि किसी भी स्टॉक सिलेक्शन में रिजेक्शन क्राइटेरिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और जो हमने दो मेन रिजेक्शन क्राइटेरिया रखे हैं वो पहला है वैल्यूएशन के बेस पे, कि अगर किसी स्टॉक का 8 या 10 टाइम प्राइस टू सेल्स है, अगर उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो उसको हमने एक्सक्लूड किया है। और दूसरा, अगर 60-70 का पी मल्टीपल हो चुका है तो उस स्टॉक को भी हमने इस एनालिसिस से एक्सक्लूड किया है। साथ ही साथ अगर हम देखें प्राइस ट्रेंड का, तो किसी स्टॉक का जो प्राइस ट्रेंड नीचे को है, अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद अगर प्राइस नीचे को जा रहा है, स्पेशली अगर आप ट्रेंड में देखें या किसी और स्टॉक में, अगर आपको कोई आपके दिमाग में कोई स्टॉक है, तो अगर उसका स्टॉक अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी नीचे को जा रहा है, तो या तो उसमें ऑलरेडी उससे अच्छी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को, तो स्टॉक ने उतना अच्छा नहीं किया, और दूसरा, अगर उस स्टॉक का वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका है और पिछले कुछ टाइम में काफ़ी स्टॉक चल चुका है, तो उसके बाद अगर वो नीचे जा रहा है अच्छे रिजल्ट्स के बाद, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसीलिए हमने उस स्टॉक को भी इस एनालिसिस से एक्सक्लूड कर दिया। तो हमने उन स्टॉक्स को रखा है जो या तो साइडवेज जा रहे हैं या फिर वो अप ट्रेंड में है। तो अगर वो कोई भी डाउन ट्रेंड में स्टॉक है उसको हमने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया है, ताकि आप वीक नाम्स में ना जाएं, आपको अच्छे नाम्स में पता लगो कि ये अच्छे नाम्स हैं और इनमें आप फर्दर एनालिसिस करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, और सबसे पहले मैं आपको 5 स्टॉक्स के नाम बता देता हूँ जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है सनराइज फार्मास्यूटिकल्स, फिर हम बात करेंगे प्रिकॉल की, फिर हम बात करेंगे किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स की, फिर हम एडीएफ फूड्स, और फिर हम प्रिवी स्पेशलिटी कंपनी की। तो ये पांचों स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर से हैं। तो ये मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ उसको अलग अलग सेक्टर से लेके आऊँ, ताकि आपके लिए भी इजी होगा कि अगर आपको अगर सपोज पांचों वीडियोस केमिकल स्टॉक्स पे ले आता हूँ या पांचों वीडियोस फार्मा स्टॉक्स पे ले आता हूँ और आपको उस स्टॉक सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके लिए वो वीडियो देखना वर्थ इट नहीं होगा। तो इसीलिए 5 अलग अलग सेक्टर्स की हमने बात की, 5 अलग अलग सेक्टर से 5 अलग अलग स्टॉक्स हम लेके आए हैं। इससे अगले भी जो वीडियो होगा वो भी हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह के फॉर्मेट में बनाएं। और आज भी अगर आप सिर्फ नाम देखने आए हैं तो आप वीडियो को यहीं पॉज कर सकते हैं, यहीं बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि इन स्टॉक्स में क्या ऐसा हो रहा है कि ग्रोथ आ रही है और क्या ऐसा होगा कि जो इन फ्यूचर ये ग्रोथ कंटिन्यू हो पाएगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और साथ ही साथ आप पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में अगर किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सीधा उस पर भी फास्ट फॉरवर्ड करके उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले स्टॉक से, जो कि है सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स। तो सेनोरस फार्मा, जैसा कि नाम से ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, स्पेशलाइज्ड जेनरिक पोर्टफोलियो और कॉम्प्लेक्स ड्रग्स बनाती है कंपनी, जो कि हमें इसके मार्जिन से पता लगता है। यहाँ पे अगर मैं इनका ये तो सेनोरस, अगर हम सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स का यहाँ पे हम मार्जिन खोल के देखें,
तो अगर आप देखेंगे तो देखिए कंसिस्टेंटली इन्होंने मार्जिन इंप्रूव किए हैं। आज के डेट में 27% के आसपास का EBITDA मार्जिन चल रहा है और कंपनी का गाइडेंस है कि ये आने वाले 1 साल में शायद ये 30% तक जा सकता है। तो ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ सकता है पैट लेवल पे और EBITDA लेवल पे, और पास में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी CDMO और CMO स्पेस में भी ऑपरेट करती है। तो कंपनी का जो अपना पोर्टफोलियो है, अपने ड्रग्स बना के बेचती है, और साथ ही साथ जो दूसरी हाई एंड रिसर्च बेस्ड कंपनीज है फार्मास्यूटिकल, उनके लिए ये CDMO का भी काम करती है। यानी कि उन अगर वो अपना जो ड्रग है उसको रिसर्च कर रहे हैं तो ये उनके लिए वो मैन्युफैक्चर करके देती है। और दूसरा फिर अगर हम देखें कंपनी का मार्केट कैप, तो काफ़ी छोटा मार्केट कैप है आज के डेट में, 4,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, जो कि स्मॉल कैप कंपनी है, और जो प्राइस ट्रेंड है वो ऊपर को है। और अगर हम कल की बात करें तो रिजल्ट्स के बाद कंपनी का स्टॉक 10% का सर्किट लगाया ऊपर। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हाँ, तो ये देखें अगर 15 तारीख को ये देखें तो स्टॉक का प्राइस ट्रेंड देखें, अगर आप कितना क्लीन पैटर्न लग रहा है यहाँ पे। और अगर देखें तो ये कल की बात अगर हम देखें 14 और 15 में, ये देखिए 10% का सर्किट मारा कल स्टॉक ने, और जो कि एक अच्छा साइन है। यहाँ पे वॉल्यूम्स देखें आप, यहाँ पे अगर वॉल्यूम्स देखते हैं चार्ट पे, तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। और अगर हम ग्रोथ की बात करें यहाँ पे, तो कंपनी का ग्रोथ रेट, तो पिछले 3 साल का पिछले 3 साल का रेवेन्यू CAGR 162% है, पैट CAGR 139%। तो इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रहा है कंपनी का। और आज के डेट में वैल्यूएशंस भी उतने महंगे नहीं है कंपनी के। इसमें एक प्रॉब्लम था जिसकी मैं अभी बात करता हूँ आपको, अभी बताता हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम था, और वो भी अब लग रहा है कि सॉल्व हो चुका है। और उसके बाद अगर हम प्राइस पैट लेवल पर मोमेंटम देखें तो 77% का ग्रोथ इस क्वार्टर में कंपनी ने दिखाया। और अगर हम इसके बाद जाके देखते हैं इससे पहले क्वार्टर्स में किस तरह का ग्रोथ रहा है, तो यहाँ पे हम स्क्रीनर पे आपके ये देखें, तो ग्रोथ रेट पैट लेवल पे अगर आप देखें तो बहुत ही सॉलिड ग्रोथ आ रहा है कंपनी का, मतलब लाइक 70, 80, 90, 100% का ग्रोथ, मतलब इनसेन लेवल ऑफ ग्रोथ। सेम ट्रेंड अगर हम देखें तो रेवेन्यू में भी ये ट्रेंड है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैट बढ़ रहा है कि मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से, तो रेवेन्यू भी ग्रो हो रहा है और साथ ही साथ पैट भी ग्रो हो रहा है। और आने वाले जो नेक्स्ट कुछ ईयर है उसमें भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया है, जिसकी हम अभी कंपनी का जो मैं कॉन कॉल की समरी बताऊंगा आपको उसमें बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू लेवल पे ग्रोथ देखें तो 50, 60, 70% का काइंड ऑफ ग्रोथ कंपनी का पिछले 4 क्वार्टर में रहा है, जो कि बहुत ही सॉलिड ग्रोथ है। और उसके बाद जो मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा था वो था इनका कैश फ्लो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2022 से लेकर 25 तक लगातार इनका कैश फ्लो नेगेटिव था। उसका रीजन क्या था कि ये जो इमर्जिंग मार्केट्स है वहाँ पे अपना जो फुटप्रिंट है वो बढ़ा रहे थे, यानी कि जो मिडिल ईस्ट में कंपनीज हैं या वहाँ पे अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे थे, और वहाँ पे एक्सपेंसेस की वजह से इनको इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा रखनी पड़ रही थी। उस वजह से इनके जो कैश फ्लोज थे वो नेगेटिव थे यहाँ पे। और उसी वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका जो यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आया कैश कन्वर्जन में भी। ये भी देखना होगा कि क्या इसमें हुआ ऐसा। तो कैश कन्वर्जन में भी कंपनी का इंप्रूवमेंट आया और साथ ही साथ कैश फ्लोज में भी इंप्रूवमेंट आया, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है। तो ये एक प्रॉब्लम था इस कंपनी में जो कि इन्होंने अब सॉल्व कर दिया है। तो शायद आने वाले कुछ साल कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। और जो कंपनी पहले डेट और इक्विटी का बेस पे जो ग्रो कर रही थी, वो शायद इंटरनल अपने जो फंड्स हैं उनसे अब ग्रो कर सकती है। अब यहाँ पे अगर हम ROC और ROE की बात करें तो उसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट दिखा है। 3 साल का एवरेज ROC 10% के आसपास था, अब ये 13% के ऊपर चला गया। सेम ट्रेंड अगर हम ROE में देखें तो 12% का 3 साल का एवरेज, अब ये 13% पे चला गया है। अब इसका कम होने का कारण ये भी है कि इन्होंने रिसेंटली IPO किया, जिस वजह से इनका बुक वैल्यू बढ़ गया, और उस वजह से भी इनका ROE और ROC थोड़ा सा हमें कम नजर आ रहा है। लेकिन जिस हिसाब से कंपनी का प्रोडक्ट्स जो आने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में, वहां से लग रहा है कि ग्रोथ काफी सॉलिड आ सकता है। फिर अगर डेट टू इक्विटी की बात करें, यहाँ पे भी काफी इंप्रूवमेंट आया। 3 साल का एवरेज 0.65% टाइम्स है, और अब ये 0.35 टाइम्स पे आ चुका है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो में भी इंप्रूवमेंट आया जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे अगर हम इनकी कॉन कॉल की ब्रीफिंग देखें जाके, तो कंपनी ने दिखाया यहाँ पे जो ग्रोथ दिया है, तो उसके बाद किया, उसके बाद देखिए मेंटेनिंग अ रोबस्ट EBITDA ऑफ 30%, प्राइमरली द ग्रोथ इंजन रिमेन द रेगुलेटेड मार्केट्स। तो रेगुलेटेड मार्केट्स जैसे USA हो गया, तो वहां से कंपनी का काफी ज्यादा रेवेन्यू आता है, विच ग्रू 83%। काफी बड़ा सेगमेंट है इनके लिए वो, और कंपनी का वो सेगमेंट भी 83% से ग्रो किया, तो जो कि काफी अच्छा साइन है। उसके बाद फिर अगर हम देखें ANDA फाइलिंग्स जो देखें तो 51 अप्रूव्ड एप्लीकेशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं। पोर्टफोलियो दैट मोर देन डबल टू 51 एप्लीकेशंस, अप्रूव्ड एप्लीकेशंस। तो इससे पहले 25-26 के आसपास था ये, तो ये 51 पे पहुंच गया, जो कि काफी पॉजिटिव साइन है। यानी कि जितने ज्यादा ANDA इस कंपनी फाइल करती है ड्रग, उतना ही मतलब उसको नए नए प्रोडक्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन मिल गया, और आने वाले फ्यूचर में वो प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। तो उसके बाद फिर अगर हम देखें तो कंपनी का यहाँ पे गाइडेंस देखें, looking forward to FY27, management has issued a conservative but optimistic guidance of 30 to 40% revenue growth and 50 to 60% profitability growth, underlined by a pipeline of 30 upcoming product launches and the commercial integration
ऑफ रिसेंट एक्विजिशन। तो रिसेंटली इन्होंने काफ़ी एक दो तीन आई थिंक छोटे-छोटे एक्विजिशन किए हैं, तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स आएँगे और साथ ही साथ इनके कुछ अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसके बेस पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 30 से 40% का ग्रोथ। अब 30 से 40% का ग्रोथ कम नहीं है, स्पेशली वैल्यूएशन भी कंपनी की रीजनेबल है और साथ ही साथ कंपनी मार्जिन एक्सपेंशन का भी गाइडेंस दे रही है। उसका हमें पता लगता है जो ये 50 से 60% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बता रही है, क्योंकि कंपनी ने आई थिंक नेक्स्ट ईयर के लिए 29 से 31% के आसपास का EBITDA गाइड किया है, जो कि आज के डेट में 27% पे है ईयरली बेस पे। उसके बाद फिर अगर हम और बात देखें तो यूएस रिमेन्स द सेंट्रल फोकस ऑफ Sanofi's pharmaceutical long-term strategy with the aspiration of aspirational goal of 25 to 3,000 crore in revenue from this geography within next 3 to 4 years sorry। तो ये अगर ऐसा होता है तो ये ग्रोथ बहुत ही सॉलिड होने वाला है इनका, क्योंकि अगर आप आज के डेट में इनका रेवेन्यू देखें तो 633 करोड़ का टोटल रेवेन्यू है और ये सिर्फ यूएस मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.5 से 3,000 करोड़ का रेवेन्यू ये कर सकते हैं। अगर ये सपोज 2,500 नहीं भी करते, 2,000 पे रह जाते हैं, तो अगर आने वाले 4 साल में यहाँ से रेवेन्यू जो 600 करोड़ का है, तो ये लगभग 2,500 करोड़ का ऑल टुगेदर बनता है, क्योंकि अगर हम यूएस को एक्सक्लूड कर दें तो दूसरी मार्केट्स भी ग्रो करेंगी। तो अगर 2,500 करोड़ अगर हम 4 साल में लगाएं तो 4 गुना रेवेन्यू करने की प्लानिंग है। अब ऐसा होगा कि नहीं होगा आई डोंट नो, लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस तो काफ़ी यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। फिर उसका रीजन भी है क्योंकि कंपनी काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स ला रही है, कुछ इन्होंने नए एक्विजिशंस किए हैं। जो इनका इंडियन बिजनेस है ब्रांडेड, वो अभी छोटा है तो वो काफ़ी तेजी से स्केल कर सकता है। तो ये सब काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें हेल्प कर सकते हैं कंपनी की। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अप्रूव्ड ANDAs 22 थे इससे पहले, सॉरी मैं 25 बोल रहा था, तो वो 51 हो गए हैं, तो ये बड़ा है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो कमर्शियल स्टेटस 20 प्रोडक्ट्स आर करंटली लॉन्च्ड एंड एडिशनल 30 अप्रूव्ड ANDAs कवरिंग 30+ स्ट्रेंथ आर स्लेटेड फॉर लॉन्च ओवर द कमिंग क्वार्टर्स। तो 20 प्रोडक्ट्स उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किए हैं। उसके बाद 30 प्रोडक्ट्स जो अप्रूव हो चुके हैं वो आने वाली क्वार्टर्स में लॉन्च हो गए। उसके बाद फिर अगर हम देखें डेवलपमेंट पाइपलाइन 27 मॉलिक्यूल आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो 3 यहाँ पे बड़े फैक्टर्स हैं जो कंपनी का यूएस मार्केट में ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। उसके बाद फिर अगर हम एमर्जिंग मार्केट का देखें तो यूनिट रियलाइजेशन इंप्रूव्ड फ्रॉम 1.2 to 1.9 per unit, reflecting a 60 to 70% जंप इन रियलाइजेशंस। तो जो इमर्जिंग मार्केट्स है वहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले जो पर यूनिट कॉस्ट कंपनी सामान बेच रही थी वो 1.2 का था, अब वो 1.9 का हो गया, यानी कि कंपनी हायर मार्जिन और हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जा रही है, जिसमें कंपनी का इन फ्यूचर ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेजी से आ सकता है। और उसके बाद जो इनका तीसरा सेगमेंट है इंडियन जेनरिक्स का, उसमें अगर आप देखें तो कंपनी का गाइडेंस है FY27 में 60 to 70 करोड़ का रेवेन्यू करने का, जो कि आज के डेट में आई थिंक इनका 40 करोड़ के आसपास का, 30 से 40 करोड़ ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे भी कंपनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। जो इमर्जिंग मार्केट है वहाँ पे भी कंपनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, और यूएस में कंपनी सबसे बड़ा ज़्यादा जो ग्रोथ है वो यूएस से ही एक्सपेक्ट कर रही है। तो कंपनी आने वाले फ्यूचर में शायद काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकती है, क्योंकि अगर जिस हिसाब से कंपनी ने गाइडेंस दिया है, अगर इस हिसाब से ग्रोथ आती है तो आने वाले आई थिंक ये 60-70-80% का CAGR के काइंड ऑफ ये करने का प्लानिंग में चल रहे हैं यहाँ पे, जो कि काफ़ी सॉलिड ग्रोथ होने वाला है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसा मैंने बोला कि 29 से 31% का EBITDA टारगेट है कंपनी का FY27 में। 30 से 40% का ग्रोथ ये थोड़ा सा कम बता रहे हैं मेरे ख्याल से, जिस हिसाब से इन्होंने ओवरऑल टारगेट दिया 30 से 40% से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ सकता है। मे बी 60-70% का इनका ग्रोथ जो है आने वाले 1-2 सालों में आ सकता है। उसके बाद पैट लेवल पे भी अगर मार्जिन यहाँ से थोड़े इंप्रूव होते हैं तो शायद यहाँ से और ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि जो मार्जिन है वो इनके अपना जो यूएस का मार्केट है उसमें 40% से ऊपर के EBITDA मार्जिन है, यानी कि काफ़ी हायर वैल्यू एडेड सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। जो कि इनका इमर्जिंग मार्केट है वहाँ पे इनके मार्जिन आज भी कम है, वहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो भी मार्जिन 25%, 20 से 25% तक जा सकते हैं। अगर वैसा होता है तो इनके ओवरऑल ब्लेंडेड मार्जिन जो है वो 30% के आसपास जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इशू जो है वो रिपोर्टेड इंक्रीज इन 187 days in FY26 was attributable to Uplan acquisition. Excluding this, the networking cycle stands at 104 days. तो यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने एक उपलान करके कंपनी को एक्वायर किया, उस वजह से इनके जो वर्किंग कैपिटल डेज हैं वो बढ़ गए। वो एक कॉज ऑफ कंसर्न था इस क्वार्टर में कि वो देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में किस तरह से यहाँ से इंप्रूव होता है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो गाइडेंस जो केपेक्स का गाइडेंस है वो 200 करोड़ के आसपास का,
कंपनी का। तो कंपनी के पास ऑलरेडी आई थिंक 100 करोड़ रिमेनिंग फंड्स फ्रॉम आईपीओ हैं, तो वहाँ से कंपनी करेगी। और साथ ही साथ जब कैश पॉजिटिव हो गई कंपनी, तो आने वाले शायद फ्यूचर में यहाँ से कंपनी अच्छा कर सकती है। तो ये कुछ की फैक्टर्स थे जो कि इन फ्यूचर कंपनी का ग्रोथ को ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको ये कंपनी अच्छी लग रही है, इसमें कुछ समझ आ रहा है, तो आप इसमें जाके फर्दर काम कर सकते हैं। ग्रोथ वाइज और जो इम्प्रूवमेंट वाइज अगर हम आरओसी आरओई और डेट टू इक्विटी में देखें, कैश फ्लोज में देखें, तो उस वाइज कंपनी काफ़ी सॉलिड पोजीशन में आज के डेट में नजर आ रही है। और अगर मैं वैल्यूएशन यहाँ पे दिखाऊं, तो वैल्यूएशन भी कोई उतने बुरे नहीं है। अगर हम पी रेशियोज की बात करें, तो पी रेशियो 41-42 टाइम्स के आसपास है, और नीचे में ये 33 पे गया था। और प्राइस टू सेल्स जो है ये अराउंड 7.7 टाइम्स है, और नीचे में ये 5.7 टाइम्स गया था। और 7 ये ज़्यादा आपको लग रहा होगा क्योंकि इनके मार्जिन काफ़ी हाई हैं, और अगर मार्जिन यहाँ से और इंप्रूव होते हैं, तो शायद ये जो प्राइस टू सेल्स रेशियो हमें आज 7-8 का दिख रहा है, ये 10-12 का भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ से। अगेन कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तरीके का। अगर आपको ये कंपनी अच्छी लग रही है, आप जरूर पढ़ें, नहीं अच्छी लग रही है तो इसको ना पढ़ें। तो चलिए, इसी के साथ हम आ जाते हैं अपनी कंपनी नंबर 2 पे, जो कि है प्रिकॉल, जो कि एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, जो कि जैसा अगर यहाँ पे आप इमेज में देखें, तो इस तरह के क्लस्टर्स बनाती है ये टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स के लिए। तो गाड़ियों में जो भी नए तरीके के क्लस्टर्स आते हैं, जो डिजिटल स्क्रीन्स होती हैं, वो कंपनी बनाती है। जो नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए भी, और जो नए प्रीमियम टू व्हीलर्स आ रहे हैं अपना पेट्रोल सेगमेंट में, तो उसके लिए भी। और साथ ही साथ कार्स के लिए भी कंपनी ये चीज़ बनाती है। तो इसमें कंपनी जो है ग्लोबल लेवल पे सेकंड लार्जेस्ट है, और इंडिया में ये लार्जेस्ट डोमिनेंट प्लेयर है। इसका आई थिंक 30 से 40% कुछ ऐसा ही मार्केट शेयर है इस सेगमेंट में, जो कि काफ़ी सॉलिड हमें लाइक काफ़ी सॉलिड पोजीशन में है कंपनी, हमें ये बताता है। उसके बाद फिर ये ग्लोबल टीयर 1 सप्लायर, सप्लाइज मेजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर एंड इंटरनेशनल रिप्लेसमेंट मार्केट्स वर्ल्ड वाइड। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, कंपनी वर्ल्ड वाइड भी सप्लाई करती है। इंडिया में काफ़ी सारा इनका जो सेल्स है वो टाटा मोटर्स हो गई या हिंडाई हो गई या उन कंपनी से आता है। उसके बाद फिर अगर हम देखें कंपनी का मार्केट कैप, तो 7,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो बहुत बड़ा कोई मार्केट कैप नहीं है कंपनी का। और करंट प्राइस ट्रेंड देखें तो प्राइस ट्रेंड ऊपर को है। फिर अगर हम बात करें इनके ग्रोथ रेट्स की, 3 साल का रेवेन्यू CAGR 27% है, 3 साल का पैट CAGR 29% है, बहुत ही सॉलिड ग्रोथ। अब रिसेंट अगर हम क्वार्टर में पैट देखें, तो 110% बढ़ा है, पिछले क्वार्टर में पैट 54% से बढ़ा है। अब इसका रीजन क्या है? रिसेंटली इनके पिछले 3-4 क्वार्टर में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, ये उसका रीजन है इन्होंने एक एक्विजिशन किया था, और उस वजह से भी इनकी ग्रोथ रेट जो है वो काफी तेजी से आ रही है। फिर अगर हम आरओई और आरओसी ट्रेंड में देखें, तो आरओई 3 साल का एवरेज 17.7% था, अब वो 20% हो गया। आरओसी में देखें तो 28.7% आज के डेट में, और 3 साल का एवरेज 29% है। तो काफ़ी सॉलिड है, और डेट टू इक्विटी रेशियो में भी बहुत ही रीजनेबल लेवल पे कंपनी प्लेस्ड है। फिर अगर हम इनकी जाके स्क्रीनर पे थोड़ा एनालिसिस करते हैं इनका प्रीकॉल, तो अगर हम प्रीकॉल यहाँ पे देखें, तो ये देखें तो स्टॉक प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड में है, तो पूरा एग्जैक्टली अपवर्ड्स नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो स्टॉक ऊपर को है, तो एक तरीके का यहाँ पे बेस सा बना रहा है। और अगर यहाँ से थोड़ी और इम्प्रूवमेंट 1-2 क्वार्टर और चलती है, तो शायद ये एक अच्छी रिकवरी भी हमें मिल सकती है। फिर अगर हम पहले इनका वैल्यूशन भी देख लेते हैं, तो वैल्यूशन वाइज देखें तो 5 साल का एवरेज पी 34 टाइम्स है, आज के डेट में ये चल रहा है अराउंड 29 टाइम्स। तो सॉरी 3 साल का बता रहा हूँ, ये तो फिर 5 साल का एवरेज 33 टाइम्स है, आज के डेट में ये चल रहा है 29-30 टाइम्स के आसपास, तो जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, इतना महंगा तो नहीं है। उसके बाद फिर अगर हम प्राइस टू सेल्स देखें, तो वो भी आज के डेट में 1.9 टाइम्स पे है, और 5 साल का एवरेज भी 1.9 है। तो वैल्यूएशन वाइज रीजनेबली प्लेस्ड है, ना ही बहुत सस्ता है ना ही बहुत महंगा है। तो यहाँ पे आप ऐसे स्टॉक को देख सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ रेट इसमें काफ़ी सॉलिड आ रहा है। यहाँ पे अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर की बात करें, तो ये देखें, तो यहाँ पे थोड़ा सा 10-12-15% का ग्रोथ था, और उसके बाद फिर ये देखें लगातार 30 से 40% का इन्होंने ग्रोथ दिखाया है। अब इसका रीज़न क्या है कि इन्होंने यहाँ पे आई थिंक एक एक्विजिशन किया था, उस वजह से इनका ग्रोथ रेट काफ़ी इंप्रूव हुआ है, और सेम ट्रेंड में पैट लेवल पे भी दिख रहा है। उसका रीज़न क्या है कि एक तो मार्जिन भी इंप्रूव हो गए हैं, और मार्जिन का गाइडेंस आई थिंक यही 12% के आसपास ये कंपनी कर सकती है स्टेडी बेस पे। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें इनके कैश फ्लोज की, तो कैश फ्लोज भी स्ट्रॉन्ग है, कैश फ्लोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके। फिर अगर हम इनकी कॉन कॉल की समरी देखें, तो इन्होंने क्या गाइड किया है। सो प्रिकॉल इज इंडिकेटिंग अ मेजर न्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 680 to 700 crores to support a healthy pipeline of new domestic and international business। तो काफ़ी बड़ा केपेक्स कंपनी ला रही है अपने, जो इनका टोटल 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसका 10% तो केपेक्स में स्पेंड कर रही है। आई थिंक ये 1 साल का केपेक्स गाइडेंस है। एक सेकेंड, तो हाँ, तो ये सिर्फ FY27 में लगभग 680-700 करोड़ का ये केपेक्स गाइड कर रहे हैं। उस वजह से इनका डेट टू इक्विटी रेशियो शायद यहाँ से थोड़ा बढ़ जाए, उसका हमें देखना होगा कि कितना बढ़ता है और कितना कंपनी इंटरनल अप्रूवल से वो कर पाती है। उसके बाद फिर देखें तो कंपनी इज ऑन ट्रैक टू डबल दिस सेगमेंट्स टर्नओवर विद 3
ईयर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जिसकी मैं बात कर रहा था, तो कंपनी ने एक नया एक्विजिशन किया था पॉलीमर बिजनेस में। तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले 3 सालों में इसका टर्नओवर जो है वो डबल कर सकती है। यहाँ से आज के डेट में वो जो 924 करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का, तो ये लगभग 2000 करोड़ के आसपास, 1800 करोड़ के आसपास का ये टर्नओवर ले जा सकती है। और कंपनी एक चीज़ बोल रही है कि इसमें मार्जिन इनका थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है। आज के डेट में ये इस सेगमेंट का मार्जिन 9.24% है, while margins may soften over the next 2 years due to forward investing in personnel and new center of excellence in polymer technology। तो यहाँ पे मार्जिन शायद इनका कंप्रेस हो सकता है यहाँ पे। उसका रीजन क्या है कि जब कंपनी उस सेगमेंट में इन्वेस्ट करेगी तो नए बंदे लाने पड़ेंगे, नया इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो उस वजह से इनका टेम्परली मार्जिन कंप्रेशन हो सकता है। लेकिन जो कि काफ़ी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर ओवरऑल बिजनेस का मार्जिन यहीं पे रहता है तो जो कि एक अच्छा साइन है, क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ से ग्रोथ आ सकता है। फिर यहाँ पे कंपनी डिस्क ब्रेक्स में रिसेंटली कंपनी ने गई है कंपनी, और नए नए और भी प्रोडक्ट्स कंपनी ला रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, इसके बाद इन्होंने FY27 का केपेक्स, जैसा मैंने बोला कि लगभग 700 करोड़ के आसपास का केपेक्स अनाउंस किया है। उसके बाद फिर देखें, कंपनी रिपोर्टेड बीइंग अनेबल टू ग्रो द प्लास्टिक सेगमेंट दिस ईयर ड्यू टू रीचिंग पीक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ डिमांड है उस प्रोडक्ट की, लेकिन कंपनी के पास उसकी कैपेसिटी नहीं थी, उस वजह से कंपनी उस प्रोडक्ट में ग्रोथ नहीं ला पाई। अब उसमें कंपनी जब केपेक्स करेगी, नया जो इनके पास कैपेसिटी है वो आएगी, तो वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी सॉलिड आ सकती है। उसके बाद रिसेंटली यहाँ पे 2 टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स कंपनी ने बताई है, BOE इलेक्ट्रॉनिक्स और डोमिनो के साथ। तो ये आई डोंट नो कि कहाँ की कंपनीज है, यहाँ पे इनकी इनकी प्रेजेंटेशन में देखना होगा। लेकिन ये एक दिखाता है कि कुछ कंपनी नई जो बाहर की कंपनीज है उनसे पार्टनरशिप करके नए प्रोडक्ट्स इंडिया में लाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। उसके साथ साथ कंपनी ने यहाँ पे गाइड किया है कि थोड़े छोटे छोटे जो मर्जर एंड एक्विजिशन है, जैसे रिसेंटली इन्होंने पॉलीमर बिजनेस स्पेस में जो कंपनी एक्वायर की, उस वजह से इनका ग्रोथ रेट काफ़ी सॉलिड हो गया था। तो वैसा अगर इनको कोई और अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो ये वहाँ पे जा सकते हैं। फिर अगर हम देखें, एक और पॉजिटिव चीज़ मेरे को क्या लगी कॉन कॉल में, कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट डिस्पाइट शॉर्ट टर्म पेन द कंपनी इज नॉट स्केलिंग बैक ऑन R&D और कैपिटल इन्वेस्टमेंट एसेंशियल फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस। तो अगर हम देखें तो पिछले अगर कंपनी बोल रही है कि अगर आने वाले 1-2 सालों के लिए थोड़ा सा मार्जिन कंप्रेशन भी होता है, तो उससे हम अपना जो R&D एक्सपेंडिचर है वो नहीं काटेंगे, वो जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। क्योंकि अगर आप R&D काट देंगे तो इन फ्यूचर जो नए प्रोडक्ट है वो कहाँ से आएंगे। अगर ऐसी कोई कंपनी है जो शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म को सेक्रीफाइस करती है, वो कभी भी अच्छी मैनेजमेंट और कभी भी अच्छी कंपनी नहीं होती है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है इस कंपनी का, कि ये बोल रहे हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मार्जिन इधर उधर भी होता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो R&D है वो इसको जारी रखेंगे। फिर अगर हम देखें अर्निंग का, कंपनी ने बोला कि ऑटो सेगमेंट में रिसेंटली जो ये मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम है उस वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है, लेकिन कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये नए नए क्लाइंट और नए नए जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें मार्केट शेयर जीतती रहेगी, और धीरे धीरे अपना जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी है उसे इंप्रूव करती रहेगी यहाँ से। तो ओवरऑल कंपनी में काफ़ी सारे ट्रिगर्स लग रहे हैं हमें इन फ्यूचर, जहाँ से ये ग्रो कर सकती है। शायद ये जो 40-50% का ग्रोथ है इतना मेंटेन ना कर पाए, क्योंकि ये वन ऑफ था, क्योंकि जो एक्विजिशन किया था उसको इंटीग्रेट किया उन्होंने, उस वजह से इनका ये इतना तेजी से ग्रोथ आया पिछले 3-4-5 क्वार्टर्स में। लेकिन शायद 15 से 18% का ग्रोथ कंपनी स्टडी स्टेट में कर सके, 15 से 20% के आसपास का, जो कि एक काफ़ी सॉलिड ग्रोथ यहाँ से नज़र आ रहा है। तो चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं अपने कंपनी नंबर 3 पे, जो कि है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। तो जैसा कि नाम से पता चलता है, कंपनी इंजन्स बनाती है, इंजन्स जेनसेट्स, जो कि मैन्युफैक्चरिंग डीजल इंजन फॉर एग्रीकल्चर, पावर जनरेशन एंड वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो जैसे इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे इंजन्स का यूज़ होता है मशीन्स में, बड़ी बड़ी मशीन्स में, तो वो सबका काम कंपनी करती है। उसके बाद फिर रिसेंटली कंपनी ने काफ़ी बड़ा एक केपेक्स अनाउंस किया, जिसकी हम बात करते हैं अभी, करंटली स्केलिंग ऑपरेशंस टू डबल टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो रिसेंट जो फ्यूचर है, कंपनी ने आने वाले 2 सालों में अपनी कैपेसिटी को डबल करने का केपेक्स भी रिसेंटली अनाउंस किया है। फिर अगर हम मार्केट कैप की बात करें कंपनी की, तो लगभग 23 से 24 हज़ार करोड़ के बीच में है, थोड़ा सा स्मॉल कैप से बढ़ के मिड कैप की तरफ है। और प्राइस ट्रेंड की बात अगर हम करें तो प्राइस ट्रेंड कंपनी का ऊपर को है, तो प्राइस ट्रेंड काफ़ी सॉलिड है। अब यहाँ पे अगर हम बात इनकी करते हैं आके स्क्रीनर पे, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, इसमें एक प्रॉब्लम है कि इनका डेट हाई है। अब यहाँ पे अगर आप पहले चार्ट देखें तो काफ़ी क्लीन चार्ट लग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा शायद एक्सटेंडेड होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा मूव दिया है, जब मार्केट ने कुछ खास नहीं किया है। तो ये लगभग अक्टूबर से लेके डबल हो गया अभी तक, लगभग डबल हो गया, थोड़ा सा कम है डबल से, या डबल के आसपास ही है। तो अक्टूबर से लेके यानी कि 8-9 महीनों में ये डबल हो गया स्टॉक, तो काफ़ी सॉलिड ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। अगर हम इनका
पिछले 2 क्वार्टर्स के पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, जहाँ पे ग्रोथ शुरू हुआ, यहाँ पे देखें सिंगल डिजिट ग्रोथ था सितंबर और अक्टूबर। सितंबर में पहला क्वार्टर जिसमें ग्रोथ आया, फिर दिसंबर में दूसरा क्वार्टर था जहाँ पे ग्रोथ आया, और सेम ट्रेंड अगर हम पैट में देखें तो वहाँ पे भी इसी तरह का ट्रेंड हमें देखने को मिला। नेगेटिव ग्रोथ था जून तक, फिर सितंबर में बहुत ही अच्छा सॉलिड ग्रोथ आया, फिर उसके बाद अगले 2 क्वार्टर में भी अच्छा ग्रोथ आया, और यहाँ पे सितंबर अक्टूबर से ही स्टॉक चलना शुरू हुआ था। फिर अगर हम बात करते हैं इनके कैश फ्लोज़ की, तो कैश फ्लोज़ इनके पिछले 2-3 सालों में अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन इस साल ये पॉजिटिव हुए हैं, तो ये कॉज़ ऑफ कंसर्न ज़रूर है इनका कि कैश फ्लोज़ उतने सॉलिड नहीं है कंपनी के। तो कैश फ्लोज़ हमें देखना होगा कि क्यों ये इनके नेगेटिव रहे हैं, उसकी वो हम इनकी कॉन कॉल और उनकी प्रेजेंटेशन में जाके देखेंगे कि क्यों उनके कैश फ्लोज़ नेगेटिव रहे हैं। अभी तो मैंने देखा नहीं ये चीज़, लेकिन उसके बाद अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो 3 साल का पैट सीएजीआर 23% है, रेवेन्यू सीएजीआर 15% है। अगर हम Q3 और Q4 के पैट और रेवेन्यूज़ की बात करें तो वहाँ पे भी ग्रोथ रेट काफ़ी सॉलिड है, 20 से 28%, जो 20% रिसेंट क्वार्टर में, 21% के आसपास का ग्रोथ था रेवेन्यू में, और 28% का लास्ट क्वार्टर में था। और अगर हम पैट लेवल पे देखें तो पैट लेवल पे 80% का लास्ट क्वार्टर में था, और 43% का इस क्वार्टर में ग्रोथ आया है। फिर अगर हम रेशियोज़ की बात करें तो ROC 15.73% है, 3 साल का एवरेज जो है वो 14.69% है। डेट टू इक्विटी रेशियो इनका हाई है, उसकी हम बात करते हैं। और ROE की बात करें तो 15.52% है करंट ROE, और 3 साल का जो उनका एवरेज है वो 15.79%। तो ओवरऑल ROC और ROE उतने कोई अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। और डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे इनका मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका डेट काफ़ी बड़ा है पिछले 2-3 सालों में। यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2022 तक डेट टू इक्विटी रेशियो और 2021 तक काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में ये 850 करोड़ का डेट जो है आज के डेट में वो 5000 करोड़ से ऊपर का चला गया है, जो कि कॉज ऑफ कंसर्न ज़रूर है, लेकिन इन्होंने कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़ाई है। यहाँ पे अगर आप CWIP देखें तो काफ़ी कंसिस्टेंटली ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और साथ ही इन्होंने अब रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे company announced a major capital allocation of 1,400 crore over next 2 years to build new high horsepower engines, lines and infrastructure, targeting a revenue potential of 5 to 6,000 crore from this investment alone। तो आने वाले 2 सालों में 1400 करोड़ का रेवेन्यू केपेक्स का गाइडेंस दिया है, जिससे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 5 से 6,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू सिर्फ इस इन्वेस्टमेंट से ये कर पाएंगे। अगर हम आज के डेट में इनका टोटल रेवेन्यू देखें तो 7,000 करोड़ का है, यानी कि कंपनी यहाँ से अपना रेवेन्यू डबल कर सकती है नियरली इस एक केपेक्स से। अब देखने वाली बात होगी ये कब ये कमर्शियलाइज होगा, कब इसका रेवेन्यू पीक पे रहेगा, क्योंकि अगर 2 साल में कंपनी इतना केपेक्स करेगी तो शायद आने वाले 2-3 सालों बाद ही वो स्केल कर पाएगी। और यहाँ पे कंपनी ने एक विजन दिया है, मैनेजमेंट रिमेन्स कमिटेड टू इट्स टारगेट ऑफ बिकमिंग $2 बिलियन डॉलर कंपनी बाय FY30। तो FY30 यानी कि अभी FY26 निकला है, तो 4 सालों में कंपनी 2 बिलियन, यानी कि अगर हम आज का डॉलर रेट लगाएं तो लगभग 20,000 करोड़ का रेवेन्यू करना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी कि 4 साल में यहाँ से कंपनी अपना रेवेन्यू 3 गुना कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वो देखने वाली बात होगी। अगर वैसा होता है तो शायद यहाँ पे प्राइस में, स्टॉक प्राइस में भी हमें वो चीज़ देखने को मिले सूनर और लेटर। उसके बाद फिर अगर हम देखें इनका पावर जनरेशन जो सेगमेंट है वो 32% से ग्रो किया, क्योंकि इनके 3-4 सेगमेंट है। अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, पावर जनरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, और उसके बाद फिर यहाँ पे इनका फाइनेंशियल आर्म भी है आर्का फिनकॉर्प करके। तो आर्का फिनकॉर्प करके इनकी कंपनी है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है, जहाँ पे इनका ग्रोथ रेट उतना सॉलिड नहीं है। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आएगा, लेकिन अब इन्होंने ग्रोथ को थोड़ा सा स्केल बैक किया, क्योंकि आई थिंक इनका NPS का कुछ इशू हुआ था। मैंने वो डिटेल में पढ़ा नहीं है, तो अगर आपको अच्छी कंपनी लग रही है तो आप वो जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन 5 कंपनीज में मेरे को ये थोड़ी सी वीक कंटेंडर नज़र आती है। उसका रीज़न क्या है कि एक तो स्टॉक काफ़ी चल चुका है, दूसरा वैल्यूएशन भी उतने सस्ते नहीं है, और तीसरा डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी हाई है। तो अगर ये इनका जो केपेक्स है इसमें थोड़ा सा डिले होता है तो वो वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक ये चीज़ हो सकती है इनके लिए। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे कि मार्केट का आउट परफॉर्मेंस कंपनी ने किया, कि अगर डीजल जनरेटर जो मार्केट है वो 18% से ग्रो किया है, तो कंपनी के जो वॉल्यूम्स हैं 41% से ग्रो किए हैं, जो कि हमेशा एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर वो मार्केट से ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, यानी कि कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है। फिर हाई हॉर्स पावर सेगमेंट में कंपनी धीरे धीरे जा रही है, जहाँ पे इनके मार्जिन जो लोअर कैटेगरी से वहाँ से अच्छे हैं। फिर इंडस्ट्रियल सेगमेंट की बात करें तो वो 22% से ग्रो किया है, जिसमें कि आता है कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, रेलवेज, और अगर हम देखें मेटल और माइनिंग स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो टेलविंड भी कंपनी के साथ है, क्योंकि ये सब सेगमेंट्स अच्छा कर रहे हैं। अब जो रिसेंट ईरान और US का वार हुआ है उसमें भी काफ़ी सारा
रिकंस्ट्रक्शन का चार्जेस लगेंगे, तो शायद ये कंपनीज आने में, ऐसी कंपनीज जो है वो आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने एक ऑलरेडी जो करंट केपेक्स है 700 करोड़ का, जिसमें एडिंग 50,000 इंजन टू कैपेसिटी एक्सपेक्टेड टू कम ऑनलाइन बाय अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी कि अप्रैल 27 में इनका ये कैपेसिटी ऑनलाइन आ रही है। उसके बाद जो इन्होंने रिसेंट नया केपेक्स अनाउंस किया है 1400 करोड़ का, जो कि ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स बिल्डिंग द एंड लाइंस टू प्रोड्यूस 20,000 हाई हॉर्स पावर। तो ये हाई वैल्यू एडेड सेगमेंट में है, जो कि कंपनी ने अभी तक कोई गाइड नहीं है कि कब ये ऑनलाइन आएगा, यानी कि अभी हमें पता नहीं है कि कब ये सेगमेंट फुली ऑपरेशनलाइज होगा। अब देखने वाली बात होगी। अब डेट बढ़ने का इनका कारण ये भी हो सकता है कि ये 2100 करोड़ का तो यही केपेक्स है जो आने वाले 1-2 सालों में कंपनी प्लान कर रही है। तो इसका कभी कारण हो सकता है कि कंपनी का जो डेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग लेवरेज, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट लार्जर ऑपरेटिंग लेवरेज गेन्स टू किक इन स्टार्टिंग इन FY27 एज इन्वेस्टमेंट्स इन सेल्स चैनल एंड नेटवर्क एजुकेशन ऑफ हाई हॉर्स पावर प्रोडक्ट मैच्योर्स। तो यहाँ पे अगर हम इनका यहाँ पे देखें तो मार्जिन देखें आप किस तरह से बढ़े हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल इनका आर्म है उसमें मार्जिन हाई है, और उसके साथ साथ कंपनी जो हायर वैल्यूएडेड सेगमेंट में जा रही है तो उसमें भी इनके जो मार्जिन है वो काफ़ी हाई है। तो उस वजह से इनके मार्जिन जो है पिछले 2-3 सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, और कंपनी यहाँ से एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले जो FY27 है वहाँ पे भी इनके मार्जिन अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं। कि ऑपरेटिंग लेवरेज जब किक इन होगा, कि जो नई कैपेसिटीज है जब वो रेवेन्यू लाना शुरू करेंगी, तब वहाँ से भी कंपनी का जो रेवेन्यू जो मार्जिन है यहाँ से थोड़े और इंप्रूव हो सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कितना यहाँ से इंप्रूव हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो डेट टू इक्विटी रेशियो, और अगर जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट जहाँ पे कंपनी सर्व करती है वहाँ पे स्लो डाउन होता है तो वहाँ वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। और साथ ही साथ तीसरा है इनका कैश फ्लोज। तो कैश फ्लोज उतने सॉलिड नहीं है, हालांकि अब ये पॉजिटिव जरूर हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रेंड बहुत ही फेवरेबल यहाँ पे नहीं नजर आता है। उसका रीजन क्या है कि फाइनेंशियल इनका जो आर्म है उस वजह से भी इनका कैश फ्लोज नेगेटिव हुआ था यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे फाइनेंशियल जो अपनी सब्सिडरी है उसको शुरू किया था। तो अगर वो शुरू किया तो उसमें भाई कैश तो लगेगा ना, कि अब किसी भी बैंक और NBFC का जो वो है तो वहाँ पे कैश फ्लोज उनके नेगेटिव रहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इतना कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोन्स देखें तो लोन्स एडवांसेस की वजह से कैश फ्लोज नेगेटिव है। अगर आप लोन्स एडवांसेस को हटा दें तो इनके कैश फ्लोज आज भी पॉजिटिव है ऑपरेटिंग लेवल पे। तो ये कोई खास कॉज ऑफ कंसर्न यहाँ पे नहीं है, लेकिन इनका मेन चीज़ है डेट टू इक्विटी रेशियो। और उसका भी रीजन ये भी हो सकता है कि जो इनका फाइनेंशियल आर्म है उस वजह से भी इनका डेट टू इक्विटी रेशियो आज के डेट में हाई हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि उसमें उसका कितना योगदान है जो इनका फाइनेंशियल कंपनी है, और जो इनका दूसरा बिजनेस है उसका कितना योगदान है। उसके अलावा अगर हम देखें तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा लग रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो 42 टाइम्स का पी है आज के डेट में, एवरेज जो है वो 20 टाइम्स का है। प्राइस टू सेल्स में देखें तो वहाँ पे भी अगर हम देखें तो आज के डेट में 3.3 टाइम्स का है, और एवरेज 1.5 टाइम्स का है। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूएशन हायर साइड में है, लेकिन क्योंकि ग्रोथ काफ़ी सॉलिड हो सकता है, क्योंकि इनका फाइनेंशियल जो इंजन है वो भी स्केल कर रहा है, तो शायद मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। और साथ ही साथ इनका अगर जो हाई हॉर्स पावर सेगमेंट में कंपनी जा रही है वहाँ से भी इनके मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। तो शायद ये 2-3 ट्रिगर्स हैं जो कि कंपनी के स्टॉक में भी इन फ्यूचर अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं। अगेन अगर आपको ये कंपनी समझ आती है आप इसे ज़रूर फर्दर स्टडी करें, अगर नहीं आती है तो यहाँ पे इस कंपनी को कोई भी यहाँ पे बाय एंड सेल रिकमेंडेशन इस कंपनी में ना लें। अगर मैंने बोला कि मेरे को ये थोड़ा सा वीक नजर आता है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज इन दिस ग्रुप, उसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा नहीं करेगा। हो सकता है इसमें मैं गलत हूँ, हो सकता है कंपनी यहाँ से बहुत अच्छा कर सके, क्योंकि मेन जो कॉज हमारा था डेट टू इक्विटी रेशियो और कैश फ्लोज का, उसका रीजन था जो इनका फाइनेंशियल कंपनी है उस वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो भी बढ़ा है, और साथ ही साथ कैश फ्लोज भी नेगेटिव है। तो अगर अदर देन दैट कंपनी में काफी सॉलिड ग्रोथ आ रही है। फिर हम आ जाते हैं इसी के साथ अपने कंपनी नंबर 4 पे, जो कि है ADF फूड, जो कि पैकेज्ड फूड में कंपनी काम ऑपरेट करती है। तो जैसे फ्रोजन स्नैक्स हो गए, सॉसेज हो गए, पिकल्स हो गए, उसके बाद उसमें कंपनी ऑपरेट करती है। और ये इंडिया के बाहर ज़्यादा सामान बेचती है, और इंडिया में भी इनका ब्रांड चलता है ट्रूली इंडियन। आई थिंक ट्रूली इंडियन इनका इंडिया में ब्रांड है। तो उसके अलावा उन्होंने रिसेंटली उसको US में भी एक्सपेंड किया है। फिर अगर हम बात करें रेडी टू ईट मील्स, तो ये इसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो वो भी कंपनी ऑपरेट करती है। और उसके बाद ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे कंपनी अपना सामान बेचती है। US हो गया, यूरोप हो गया, अपना ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके साथ गल्फ कंट्रीज हो गई। तो ओवरऑल 55 कंट्रीज में अपना कंपनी सामान बेचती है, जो कि काफ़ी अच्छा फुटप्रिंट है। फिर अगर हम मार्केट कैप की बात करें इस कंपनी का, तो लगभग 3 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो काफ़ी छोटा मार्केट कैप है, और यहाँ से कंपनी काफ़ी तेजी से स्केल कर सकती है। फिर अगर हम प्राइस ट्रेंड की बात करें तो रिसेंटली इन्होंने ब्रेकआउट दिया है। ये कोई अप ट्रेंड में स्टॉक नहीं था, रिसेंटली पिछले 1-2 क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ आया, उसके बाद इन्होंने ब्रेकआउट किया। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, तो प्राइस चार्ट अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली नीचे को अप चार्ट था। अब ये रिसेंटली इन्होंने ब्रेकआउट दिया। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे कितना ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आया था, लेकिन यहाँ पे उसके बाद फिर से स्टॉक नीचे को गिर गया। अब यहाँ पे ब्रेकआउट और यहाँ पे ब्रेकआउट में क्या फर्क है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट था, जो अगर हम देखें जून
ये कब था? हाँ, जून 25 में था, जून 2025 में। तो वहाँ पे अगर हम ग्रोथ देखें तो ग्रोथ यहाँ पे इनकी काफ़ी ख़राब थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रोथ रेट्स बहुत ही ख़राब ग्रोथ रेट्स थे यहाँ पे पिछले 2-3 क्वार्टर्स में। और अगर हम पैट लेवल पे देखें तो पैट लेवल पे भी वहाँ पे काफ़ी ख़राब कंपनी कर रही थी। तो जून क्वार्टर में हाँ, तो ये देखें 1% का ग्रोथ नेगेटिव। तो यहाँ पे उसके बाद चेंज क्या हुआ है, ग्रोथ रेट देखें आप किस तरह से इंप्रूव हुए हैं पैट लेवल पे और यहाँ पे रेवेन्यू लेवल पे भी। तो ग्रोथ रेट इंप्रूव होने के साथ अगर ब्रेकआउट हो तो शायद वहाँ पे एक अच्छी पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे स्टॉक शायद इसको इस ब्रेकआउट को अच्छे फेवरेबली तरीके से लेगा और शायद ये ब्रेकआउट यहाँ से सस्टेन कर सकता है। और दूसरा बात है इनका वैल्यूएशन। यहाँ पे अगर आप देखें तो जून में 5 टाइम प्राइस टू सेल्स के आसपास कंपनी चल रही थी। अब जो ब्रेकआउट आया ये लगभग 4.3 टाइम्स के आसपास है और नीचे से 2.7 टाइम के आसपास से करेक्ट हुआ है। तो हो सकता है शायद ये ब्रेकआउट यहाँ से सस्टेन कर जाए। अगेन कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक थोड़ा सा हाई रिस्क बेट लगता है क्योंकि कंसिस्टेंटली स्टॉक नीचे था, अब रिसेंटली ब्रेकआउट दिया। अब देखने वाली बात होगी कि इस ब्रेकआउट को ये किस तरह से सस्टेन कर पाता है। तो फिर अगर हम ग्रोथ रेट्स की हमने बात कर ही ली है वैसे, तो ग्रोथ रेट की हम यहाँ पे दोबारा बात करें तो 5-3 साल का रेवेन्यू सीजीआर 15% का है, पैट सीजीआर 21% का है, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। अब रिसेंट 2 क्वार्टर में जैसा हम देखा है कि ग्रोथ में एक्सेलरेशन हुआ है पैट लेवल पे भी और रेवेन्यू लेवल पे भी, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है कंपनी का। और जो एक और अच्छा साइन है, 100% डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पे डेट देखें तो डेट नहीं है इनकी बैलेंस शीट में। अगर मैं बैलेंस शीट पे जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 12 करोड़ का ये यहाँ पे ये भी आई थिंक लीज लाइबिलिटीज ना हो। हाँ, तो 8 करोड़ का डेट है और उसके बदले में कंपनी के पास कितने कैश है, 70 करोड़ का कैश फ्लो है कंपनी का। और उसके बाद अगर हम कंपनी का कैश फ्लोज देखें तो कैश फ्लोज भी कंपनी के लगातार पॉजिटिव है और काफ़ी सॉलिड नजर आते हैं। तो एक ओवरऑल फंडामेंटल्स बेस पे कंपनी काफ़ी सॉलिड लग रही है। वैल्यूएशन भी मार्केट में रीजनेबल लग रहे हैं 5 साल के एवरेज के कंपेरिजन में। आरओई और आरओसी भी काफ़ी स्ट्रॉग है, 22% का आरओसी और लगभग 16% के आसपास का आरओई, जो कि काफ़ी सॉलिड नंबर्स हैं। और रिसेंटली कंपनी का जो स्टॉक है उसने भी ब्रेकआउट दिया और साथ ही साथ ग्रोथ भी पिछले 1 से 2 क्वार्टर में इंप्रूव होना शुरू हुई है। तो शायद शायद यहाँ से ये जो ब्रेकआउट है सस्टेन कर जाए। अगेन यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ आपके लिए कि आप जाके ले लें और शायद ये ग्रोथ सस्टेन करेगा। यहाँ पे मैं अगर इनका ईडीएफ फूड्स का हम चार्ट यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं तो काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स के साथ इन्होंने ब्रेकआउट दिया रिसेंटली। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं चार्ट पे जाके देखता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे देखें हालाँकि ये वीकली चार्ट है, हाँ जी, तो वीकली चार्ट है। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो काफ़ी सॉलिड वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट किया है। अब 3-4 लगातार वीक्स इन्होंने ब्रेकआउट को जो ब्रेकआउट वीक है उसके ऊपर क्लोज कर दिए हैं। तो शायद यहाँ से अगर ये एक साइडवेज जाता है तो शायद वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाइंग की। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको स्टॉक लेना है नहीं लेना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन शायद यहाँ से ये एक पॉजिटिव ब्रेकआउट हो सकता है। अब उसका रीज़न क्यों है, क्या है? एक तो ग्रोथ इंप्रूव हो रही है, दूसरा वैल्यूएशन अगर आप देखें तो 31 टाइम्स का पीई है आज के डेट में। 5 साल का एवरेज 33 टाइम्स का है। और अगर हम प्राइस टू सेल्स देखें तो आज के डेट में 4.3 टाइम्स का और 5 साल का एवरेज भी 4.3 टाइम्स का है। और उसके बाद फिर अगर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री देख लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे हम आके देख लेते हैं। यहाँ पे एक सेकंड, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिक हाइलाइट्स इंक्लूड द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस एट द न्यू सूरत ग्रीनफील्ड फैसिलिटी एंड द सक्सेसफुल स्केलिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूएस मेन स्ट्रीम मार्केट। मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड अ रेवेन्यू गाइडेंस ऑफ 925 to 1000 करोड़ फॉर FY27। तो ये कंपनी ने मैंने गाइडेंस दिया, लेकिन कंपनी ने बोला है कि ये इसका कंडीशन ये है कि जो अभी वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो ईरान में ये सब प्रॉब्लम चल रहा है, अगर उसमें सुधार आता है तो ही ये रेवेन्यू कर सकती है, अदरवाइज शायद ये रेवेन्यू थोड़ा सा यहाँ से कम हो। अब या अगर हम देखें तो अगर ये 1000 करोड़ का रेवेन्यू करती है तो यहाँ से लगभग लगभग कितना 40% का ग्रोथ हुआ लगभग। हाँ, लगभग 40% का ग्रोथ कंपनी गाइड कर रही है, 30 से 40% का, जो कि काफ़ी सॉलिड नंबर है। फिर अगर हम देखें management attributed growth to 60 to 65% volume increase, product mix improvement and some benefit from rupee depreciation। तो जो रिसेंट क्वार्टर में ग्रोथ आया उसका 60-65% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, यानी कि जो 28% का ग्रोथ आया उसमें से 60% का जो कंट्रीब्यूशन है वो वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से हुआ है। फिर प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ, यानी कि पहले कंपनी अगर कोई सामान 100 का बेच रही है अब वो 105 का बेच रही है, तो रियलाइजेशन इंप्रूव हुए हैं कि पर सेल इनका जो रेवेन्यू है वो वैल्यू ज़्यादा आ रही है। उसके बाद सम बेनिफिट फ्रॉम रुपी डेप्रिसिएशन, क्योंकि कंपनी बाहर सामान बेचती है तो जब पेमेंट यूएस में आती है तो उस वजह से रुपी डेप्रिशिएट किया है, तो थोड़ा बहुत उसका भी बेनिफिट कंपनी को मिला है। तो जो कि अच्छा साइन है। लेकिन सिर्फ अगर हम देखें वॉल्यूम ग्रोथ लेवल पे, तो वॉल्यूम ग्रोथ लेवल पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी का जो ग्रोथ है वो आ रहा है।
और उसके बाद फिर अगर हम देखें तो रिसेंटली जो उन्होंने सूरत ग्रीनफील्ड फैसिलिटी शुरू किया है, तो उससे भी इन फ्यूचर यहाँ से ग्रोथ आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें ग्रोथ स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट एंटिसिपेट 30 to 35% ग्रोथ इन FY27 through deeper penetration in core markets North America, UK, Europe and Australia and new product categories। तो नई प्रोडक्ट कैटेगरीज कंपनी लेके आ रही है, जो कोर मार्केट है वहाँ पे स्केल कर रही है। जैसे हमने देखा कि ट्रूली इंडियन ब्रांड इन्होंने रिसेंटली यूएस में लॉन्च किया, तो ये कुछ पॉजिटिव साइंस हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें ट्रूली इंडियन जो ब्रांड इसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी उसके बारे में कंपनी ने यहाँ पे बताया सिग्निफिकेंट स्केलिंग इन यूएस मेन स्ट्रीम मार्केट नाउ सर्विंग अप्रोक्सीमेटली 3000 स्टोर्स इंक्लूडिंग कॉस्टको, सेफवे, एल्बर्टसन्स एंड होल फूड मार्केट्स। तो ये 3-4 बड़े रिटेलर्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे कंपनी ने अपना ब्रांड को स्केल करना शुरू कर दिया है, तो यहाँ से भी काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ आ सकता है। फिर अगर हम देखें सेल्स टारगेट रीच अप्रॉक्सीमेटली 4 to 4.5 मिलियन इन रेवेन्यू इन FY26। इस ब्रांड से अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये ब्रांड 75 से 80 करोड़ का रेवेन्यू कर सकता है, यानी कि नियरली इस लेवल से डबल से ज़्यादा हो सकता है यहाँ से। क्योंकि अगर 4.5 मिलियन की अगर आप बात करें तो 98 जितना भी डॉलर अभी चल रहा है 9800 के आसपास, तो वो लगभग 40 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ, 35 से 40 करोड़, और ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 75 से 80 करोड़ तक जा सकता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सॉलिड ग्रोथ इस ब्रांड में आ सकती है। फिर अगर हम और बात करें तो रिसेंटली जो सूरत की इन्होंने ग्रीनफील्ड फैसिलिटी शुरू किया है, उससे कंपनी का ग्रोथ आ रहा है। तो यहाँ पे एट फुल कैपेसिटी पोस्ट फेज 2 द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अपवर्ड्स ऑफ 200 to 250 करोड़ इन रेवेन्यू। तो फेज 1 ऑलरेडी कमर्शियलाइज कर दिया इन्होंने मार्च में, तो मार्च में फेज 1 कमर्शियलाइज हो गया। मार्च अब इनका जो फेज 2 है वो उन्होंने यहाँ पे टाइमलाइन ये देखें, हाँ, तो फेज 2 की जो टाइमलाइन है वो Q3 FY27, यानी कि नेक्स्ट सॉरी नॉट नेक्स्ट, इस साल के दिसंबर तक शायद ये जो फेज 2 है वो भी इनका ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, विच इंक्लूड न्यू लाइन फॉर पिज्जा बेसिस एंड पॉकेट्स। तो पिज्जा बेसिस का जो फ्रोजन पिज्जा बेसिस हमें मिलते हैं ऑनलाइन, उस सेगमेंट में कंपनी एक्सपैंड कर रही है। तो कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि 200 से 250 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर सकती है इस नए प्लांट के जो नया फेज 2 है उसके एक्सपेंशन के बाद। तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट 35 to 40% यूटिलाइजेशन इन FY27 रीचिंग फुल कैपेसिटी बाय ईयर 3। तो FY27 में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इसका 35 से 40% यूटिलाइजेशन कंपनी रीच कर पाएगी। अब अगर हम 250 करोड़ का 35 से 40% लें तो लगभग 80 70 80 90 करोड़ के आसपास होता है। तो इस सेगमेंट से ग्रोथ आ सकता है। साथ ही साथ कंपनी नए प्रोडक्ट्स में जा रही है जो कि हाई वैल्यू एडेड है, वहाँ से ग्रोथ आ सकता है। नई ज्योग्राफीज में जा रही है, वहाँ से ग्रोथ आ सकता है। तो ग्रोथ के काफ़ी सारे ट्रिगर्स कंपनी के यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। फिर अगर हम देखें टोटल कैपेक्स लास्ट 2 साल में 124 करोड़ का किया है, इन्वेस्टेड इन ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड एक्सपेंशंस। तो फ्यूचर केपेक्स जो है वो FY27 में ये लगभग 40 करोड़ के आसपास का केपेक्स कर रहे हैं, 35 से 40, 30 से 40 लगा लें, इंक्लूडिंग 20-25 करोड़ फॉर फेज 2 एट सूरत एंड फर्दर डी बॉटलनेकिंग एट एग्जिस्टिंग प्लांट्स। तो डी बॉटलनेकिंग का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स है वहाँ पे कंपनी अपना आउटपुट इंप्रूव करने के लिए जो छोटा सा केपेक्स करती है वो कंपनी यहाँ पे करने जा रही है। तो वो काफ़ी प्रॉफिटेबल केपेक्स होता है, क्योंकि थोड़े से केपेक्स के साथ आप थोड़ा काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू और अपने मार्जिन इंप्रूव कर सकते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि ऑपरेशनल डिसिप्लिन फोकस रिमेन ऑन मेंटेनिंग हेल्दी मार्जिन थ्रू कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड लेवरेजिंग द न्यू सूरत फैसिलिटी। तो इनके जो मार्जिन हैं आई थिंक अगर हम देखें तो मार्जिन यहाँ पे थोड़े से गिरे हैं, जो 20% के आसपास रहते थे, ये लास्ट ईयर 17 पे गए थे, अब इस साल फिर 19 पे आ गए हैं। तो शायद जो नया केपेक्स है उसके बाद अगर कंपनी के जो मार्जिन है वो थोड़े शायद यहाँ से 21-22% की रेंज में जा सकते हैं। अगेन कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, देखने वाली बात होगी कि वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं शायद, लेकिन यहाँ से मार्जिन इनके इंप्रूव हो सकते हैं जैसे वो नई कैपेसिटी स्केल करती है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे अगर मैनेजमेंट ने करेक्ट किया है कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है मिडिल ईस्ट सिचुएशन में तो 900 से 1000 करोड़ का रेवेन्यू करेगी कंपनी, लेकिन अगर उसमें प्रॉब्लमेटिक चीज रहती है तब भी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 800 से 850 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर सकती है। अगर हम 800 करोड़ का भी रेवेन्यू लगाएं तो 700 करोड़ कर दिया, तो मतलब कंपनी फिर भी 15 से 20% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन कर रही है वर्स्ट केस सिनारियो में। लेकिन अगर यहाँ पे मिडिल ईस्ट सिचुएशन में इंप्रूवमेंट होता तो वहाँ उस सिचुएशन में 30 से 40% का ग्रोथ कंपनी का FY27 में आ सकता है, और विद लिटिल बिट ऑफ मार्जिन इंप्रूवमेंट जो पैट लेवल पे ग्रोथ है वो और भी सॉलिड हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम आ जाते हैं अपनी आज की लास्ट कंपनी पे जो कि है प्रिवी स्पेशलिटी। शायद आप में से इसका नाम काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। ये काइंड ऑफ ग्लोबल लीडर है फ्रेग्रेंस स्पेस में, यानी कि जो जो कंपनीज सेंट बनाती हैं या सोप्स बनाती हैं जो उसमें फ्रेग्रेंस आती है, तो वो जो केमिकल प्रोड्यूस करती है वो ये कंपनी है। उनका ग्लोबल मार्केट शेयर लगभग 20% है, जो कि काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है ग्लोबल लेवल पे। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हम, ग्लोबल लेवल पे कंपनी का मार्केट शेयर 20% है जो कि काफ़ी सॉलिड है। फिर अगर हम देखें
कंपनी रिसेंटली नए केमिकल्स के साथ, नए रॉ मटेरियल के साथ बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है, जिस वजह से इनके जो मार्जिन्स है लास्ट 2-3 सालों में काफ़ी तेज़ी से इंप्रूव किए हैं। अरोमा केमिकल स्पेशलिस्ट फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग, जो कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग केमिकल होते हैं उस पे कंपनी फोकस करती है। उसके बाद मार्केट कैप की अगर हम बात करें, कंपनी का लगभग 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और आज के डेट में प्राइस ट्रेंड की अगर हम बात करें तो प्राइस ट्रेंड इनका भी ऊपर को ही है। यहाँ पे अगर हम प्रीवी का देखते हैं जाके, तो प्रीवी स्पेशलिटी हम यहाँ पे जाके, तो मार्केट का 12,000 करोड़ के आसपास का है। और ये रिजल्ट के बाद इनका स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। आई डोंट नो कि कंपनी को शायद मैंने जो मार्केट है उसको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी रिजल्ट से, वो उतना कंपनी सर्व नहीं कर पाई। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3500 रुपये का शेयर जो है वो 31 पे आ गया, यानी 10-15% ऊपर से करेक्ट हो गया है। लेकिन एक अच्छी बात यह क्या है कि हर करेक्शन के साथ वॉल्यूम्स थोड़ा सा कम हो रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। तो उसके बाद ट्रेंड देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव नज़र आता है स्टॉक में, ऊपर को ट्रेंड है। छोटे छोटे करेक्शन के बाद छोटा छोटा बेस बना के कंपनी ऊपर को जा रहा है, जो शेयर प्राइस है इनका। फिर अगर हम ग्रोथ रेट्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो ग्रोथ रेट्स कंपनी के अगर हम देखें तो पैट सीएजीआर पिछले 3 साल का 144% है। उसका रीज़न क्या है कि इनके मार्जिन कोलैप्स कर गए थे 2023 में, उसके बाद मार्जिन जो है वो डबल हो गए हैं, तो उस वजह से रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 17% होने के बाद पैट ग्रोथ जो है वो 144% का सीएजीआर किया है, जो कि काफ़ी सॉलिड ग्रोथ है पैट लेवल पे। फिर अगर हम देखें रिसेंट क्वार्टर में 41% का जो पैट ग्रोथ किया है इन्होंने, लास्ट क्वार्टर जो कि FY26 का जो थर्ड क्वार्टर था उसमें 76% का पैट ग्रोथ था कंपनी का। फिर हम आरओसी और आरओई की अगर बात कर लेते हैं, तो आरओसी में 26% आज के डेट में आरओसी है, 3 साल का एवरेज 21.32 है। आरओई की अगर हम बात करें, 3 साल का एवरेज 16.5 है, और आज के डेट में 22.45 पे चला गया है। उसका रीज़न क्या है कि एवरेज इनका थोड़ा सा कम है, कि इनके मार्जिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं, तो मैं स्क्रीनर पे यहाँ पे ले जाके, हाँ, तो अगर आप देखें तो ये इनके मार्जिन 12% थे 2023 में, जो कि आज के डेट में बढ़ के 25% हो गए हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि वैल्यू एडेड सेगमेंट में कंपनी जा रही है। जो इन्होंने नई कैपेसिटी है वो थोड़ी-थोड़ी जैसे-जैसे वो स्केल कर रहे हैं, वहाँ से ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है, तो उस वजह से उनके मार्जिन जो है वो अपवर्ड्स ऑफ 25% चले गए हैं। अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद ये 22 से 25% के रेंज में स्टेबलाइज़ करें, यहाँ से दोबारा से ये 15-16% के रेंज में नहीं जाने वाले, क्योंकि कंपनी जो नए प्रोडक्ट्स ला रही है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और काफ़ी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। फिर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो आज के डेट में थोड़ा सा हायर साइड में है, 3 साल का एवरेज 0.93 है, आज के डेट में 0.71 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे अगर हम इनकी बैलेंस शीट में जाके देखें, तो इन्होंने थोड़ा सा तो डेट पे ऑफ किया है, और दूसरा इनका जो बुक वैल्यू है वो भी बढ़ गया है, तो उस वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है। और कैश फ्लोज की अगर हम बात करें तो कैश फ्लोज कंपनी के काफ़ी सॉलिड है, कैश फ्लोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर हम उनकी वैल्यूएशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड में चले गए हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पे पी तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो 100-200 का चला गया था, यहाँ पे मार्जिन कंप्रेशन की वजह से गया था, तो हमें प्राइस टू सेल्स पे देखना चाहिए इनको। तो प्राइस टू सेल्स अगर हम देखें 5 साल का एवरेज 3.5 टाइम्स है, और आज के डेट में ये 4.7 पे चल रहे हैं, तो एवरेज से ऊपर है। उसका रीज़न क्या है कि मार्जिन जो है इनके इंप्रूव हुए हैं, तो जब मार्जिन इस तरह से इंप्रूव होता है तो प्राइस टू सेल्स पे जनरली कंपनी महंगी होने लग जाती हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे अगर हम देखें तो आज के डेट में 36.7 टाइम्स है, जो कि उतना बुरा नहीं है, क्योंकि अगर हम ग्रोथ रेट्स यहाँ पे देखें तो ग्रोथ रेट्स आज भी काफ़ी सॉलिड है इनके, और कंपनी 20% के आसपास का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले 2-3 सालों में भी। यहाँ पे देखें तो 20% के ऊपर का रेवेन्यू ग्रोथ किया है इन्होंने लगातार, और पैट लेवल पे क्योंकि मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ और भी सॉलिड यहाँ पे दिखा है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो मार्जिन यहाँ पे कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते हैं, और जैसे जैसे इनका डेट कम होता है, तो शायद यहाँ से जो पैट लेवल पे ग्रोथ है वो रेवेन्यू अगर 20% से ग्रो करता है, तो शायद पैट जो है वो 22 से 25% आने वाले 2-3 सालों में ग्रो कर सकता है। फिर अगर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री देखते हैं तो मैनेजमेंट क्या बोल रही है, so the company is successfully transitioning from a commodity centric manufacturer to a diversified high value specialty aroma chemical company, जो कि हमें मार्जिन से भी पता लग रहा है कि कंपनी हायर वैल्यू एडिड सेगमेंट में जा रही है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी ने एक विजन सेट किया अपने लिए आने वाले 2-3 सालों में कि 5,000 करोड़ के रेवेन्यू पे जाना चाहते हैं, और उसके साथ 1,000 करोड़ का बिट्टा, यानी कि 20% का बिट्टा करके 5,000 करोड़ का रेवेन्यू, या जो कि मतलब आने वाले 3 सालों में कंपनी 4 सालों में डबल का एक्सपेक्टेशन कर रही है रेवेन्यू यहाँ से। तो अगर ऐसा होता है तो वो लगभग 18 से 20% का ग्रोथ, जैसा कि हमने बोला कि वहाँ पे कंपनी कहीं जाके लैंड होगी। और EBITDA यहाँ पे कंपनी 1,000 करोड़ का गाइड कर रही है, अगर ये 20% पे EBITDA यहाँ से करेक्ट होता है तो अगर ये EBITDA 25% पे रहता है तो ये EBITDA 1,250 करोड़ का हो जाएगा 5,000 करोड़ के रेवेन्यू पे। अब देखने वाली बात होगी कि कैसा होता है कि नहीं होता है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी ने रिड्यूस किए हैं, 117 दिनों पे आ गई है, जो कि एक अच्छा साइन है। फिर अगर हम केपेक्स की बात करें
तो फेज़ 1 ऑन ट्रैक फॉर कंप्लीशन बाय जून 30। तो फेज़ 1 जो एक नया कैपेक्स इन्होंने अनाउंस किया, उसका फेज़ 1 जो है वो जून के एंड में कमर्शियलाइज़ हो जाएगा विद कैपेसिटी ऑफ 52,000 मेट्रिक टन्स पर एनम। उसके बाद फेज़ 2 एंड 3 दीज फेजेस आर प्रोग्रेसिंग एज प्लान्ड विद टोटल कैपेसिटी एक्सपेक्टेड टू रीच 72,000 मेट्रिक टन्स बाय अप्रॉक्सिमेटली जून और सितंबर 2028, यानी कि नेक्स्ट ईयर, यानी 2 साल बाद ये जो आज की कैपेसिटी है कंपनी 54,000 करोड़ पे 54,000 मेट्रिक टन पे ले जाना चाहती है, वो लगभग 72,000 मेट्रिक टन चली जाएगी, जो फेज़ 2 और फेज़ 3 का कैपेक्स है उनका उसके बाद। फिर अगर हम देखें न्यू प्रोडक्ट इंक्लूड्स पाइपलाइन इंक्लूड्स एथेनॉल मॉल। यहाँ पे कंपनी ने बताया कि जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ है, तो हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन जो भी कंपनी नए प्रोडक्ट्स ला रही है वो हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे मार्जिन्स काफ़ी अच्छी हैं कंपनी के, जो कि हमें इनकी इनकम स्टेटमेंट से भी पता लग रहा है। फिर अगर इन्होंने रिसेंटली एक जॉइंट वेंचर किया था जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है गिवाउडन, ये आई थिंक स्विट्जरलैंड की कंपनी है और आई डोंट नो कहीं यूरोप में कुछ कहीं की कंपनी है, तो वो बहुत ही बड़ी फ्रेग्रेंस एक मैन्युफैक्चरर है, तो उससे इन्होंने जॉइंट वेंचर किया था जिसमें जो कि इनका प्रॉफिटेबल हो गया Q4 FY26 में, जो कि पॉजिटिव साइन है। फिर इस जॉइंट वेंचर में जो रेवेन्यू है इंक्रीज फ्रॉम 55 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर टू एक्सपेक्टेड 130 करोड़ इन द करंट ईयर, और कंपनी अगले 3 से 4 सालों में इस जॉइंट वेंचर से 300 करोड़ के रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन कर रही है, जो कि रफली कितना अराउंड 24-25-30% के आसपास का ग्रोथ है, क्योंकि बेस काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पे शायद ये उतना ग्रोथ कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हम देखें न्यू इन्वेस्टमेंट एंड एडिशनल 50 करोड़ केपेक्स इज बीइंग इम्प्लांटेड फंडेड बाय इक्विटी इन्फ्यूजन फ्रॉम बोथ पार्टनर्स। तो दोनों पार्टनर्स इक्विटी इन्फ्यूज करेंगे इसमें, फर्दर जो 50 करोड़ का केपेक्स ये इसमें करने जा रही है, तो ये भी एक ग्रोथ सेगमेंट है कंपनी का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक नया कैपेसिटी ला रही है, हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कंपनी जा रही है, जो ये नया जॉइंट वेंचर है ये भी प्रॉफिटेबल हो गया, और साथ ही साथ इसमें रेवेन्यू ग्रोथ भी काफ़ी तेजी से आ सकती है। तो ये 3 सेगमेंट मिलकर इन फ्यूचर कंपनी का ग्रोथ ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हम एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो वो क्या है कि बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है कंपनी, जो कि अपने जो इनका रॉ मटेरियल है वो उसको खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर करेगी, तो उनके जो मार्जिन है वो काफ़ी स्टेबलाइज इन फ्यूचर हो जाएंगे। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे गाइडेंस जैसा हमने बात कर ही लिया कि 1000 करोड़ प्लस का कंपनी बेटा करना चाहती है आने वाले 2-3 सालों में, और उसके बाद 5,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करना चाहती है। और अगर हम इमीडिएट FY27 का गाइडेंस देखें तो कंपनी 20% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइड कर रही है, और साथ ही साथ EBITDA मार्जिन जो है वो 25% से ऊपर का गाइड कर रही है। तो शायद ये जो 1000 करोड़ का हमें EBITDA दिख रहा है, शायद ये 1200-1300 करोड़ के आसपास का चला जाए, क्योंकि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद इनके मार्जिन 25% तक स्टेबलाइज कर जाएंगे। उसका रीजन क्या है, एक तो हायर वैल्यू सेगमेंट में कंपनी जा रही है, दूसरा कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है, तो जो रॉ मटेरियल बाहर से खरीदने के कारण उनके मार्जिन कम होते थे वो भी वहां पे स्टेबलाइज हो जाएंगे, तो शायद ये 25% का स्टेडी स्टेट EBITDA कर सकती है आने वाले फ्यूचर में कंपनी। सो कंटिन्यूड शिफ्ट टूवर्ड हाई मार्जिन स्पेशलिटी मॉलिक्यूल व्हाइल मेंटेनिंग मार्केट शेयर इन कोर अरोमा केमिकल्स। तो कंटिन्यूसली कंपनी, जैसा कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया कि हायर वैल्यू एडेड सेगमेंट में जा रही है, और वो हमें उनकी जो बैलेंस शीट है उससे भी यहाँ पे दिख रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे और देखें तो और कुछ यहाँ पे इन्होंने बोला नहीं है, तो बेसिकली 2-3 जो की ट्रिगर्स हैं इनके ग्रोथ के वो है कि बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है कंपनी, जॉइंट वेंचर में ग्रोथ आएगी काफ़ी तेजी से, और रिसेंटली एक जो केपेक्स इन्होंने अनाउंस किया उसमें भी काफ़ी तेजी से ग्रोथ आ सकती है। तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी सॉलिड पोजीशन में लग रही है, और साथ ही साथ प्राइस ट्रेंड भी यहाँ पे काफ़ी फेवरेबल हमें लग रहा है। तो शायद अगर ऐसा स्टॉक कुछ करेक्शन में आपको मिलता है तो शायद वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगेन कोई भी मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको स्टॉक अच्छा लग रहा है आप लें, अगर आपको नहीं लग रहा है आप नहीं लें, यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं और भी ऐसे रिजल्ट्स कवर करता रहूँगा, और साथ ही साथ इन रिजल्ट्स में से कुछ कंपनीज़ को हम फर्दर डिटेल में भी उन पे वीडियोस लेके आएंगे, ताकि आप खुद उस कंपनी को इनसाइड आउट समझ सकें। तो चलिए बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।